हिंदी साहित्य में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार एवं गद्यकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी न नज़र बुरी न मुँह काला। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अपनी सफल वकालत को अपना 100% देते हुए वे इतने व्यस्त रहते हैं कि छोटी मोटी घटनाओं की ओर आमतौर पर ध्यान नहीं देते। उनका मानना है एक बड़े उद्देश्य पर अडिग रहना है तो छोटी बातों, विरोधों, विवादों, वस्तुओं, व्यर्थताओं, व्यवधानों को उपेक्षित करना होगा। व्यर्थता एकाग्रता को भंग कर लिंक को तोड़ती है। उम्र 23 की थी जब उन्होंने लंबे बदन पर काला कोट और कंठ में बैज लटकाकर काठ की बड़ी मेज और विद्यार्थी काल वाली साइकिल के साथ वकालत शुरू की। अब उम्र 60 की है और वकालत पूरे शहर में डंका बजा रही है। उम्र 23 की पुराने धूसर मोहल्ले जहाँ सुअर किलोल करते थे कि पुरानी गली के भीतर 2 उपगलियों के अंतिम घुमाव पर बना उनका पुराना पैतृक मकान के आगे वाले कमरे में काठ की बड़ी मेज और लोहे की 4 फोल्डिंग कुर्सियाँ जो ठंडे दिनों में हिमशीतल हो जाती, जैसे संसाधन के साथ उन्होंने वकालत का प्रारूप बनाया। मकान के मस्तक पर बड़े सुवाच्य अक्षरों में उन्हें अधिवक्ता घोषित करती नाम पट्टिका लटकी जरूर थी, पर अपनी मुकम्मल पहचान नहीं बना पा रही थी। कचहरी से दूर गलियों में भटकते हुए मुवक्किल उस नाम पट्टिका तक पहुंचने का जिक्र नहीं रखते थे। वे कचहरी प्रांगण में बहुत झांसा देकर अपने घर का पता कंठस्थ करवा किसी अज्ञानी भोले मुवक्किल को काठ की बड़ी मेज तक ले जाने में कठिनाई से सफल हो पाते थे। जब अत्यधिक सौहार्द दिखाते हुए मुवक्किल से गहन पूछताछ कर रहे होते, ठीक तभी अम्मा झोला दिखाकर कहती, सब्जी काहे नहीं लाते भुनेसर? जो नहीं लाते हो तो हम कुम्हड़ौरी बरी अर्थात बड़ी बना देंगे, वही खाना। वे भबक जाते। उच्चारित करते नहीं बनता, लेकिन नाम रखा है भुवनेश्वर। अशिक्षित अम्मा ही नहीं, थोड़ा शिक्षित बाबू भी जब तक जीवित रहे भुनेसर कहकर उनकी इमेज बिगाड़ते रहे। वे अशुद्धि पर आपत्ति करते, बाबू को अंतर न पड़ता। भुवनेसर और भुवनेसर एक ही है बेटा, नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं रखा तो मेरा कोई नाम न रखते। मैं 3 बहनों के बाद जन्मा हूँ, मुझे तेतर अर्थात 3 पुत्रियों के बाद जन्मा पुत्र। कहो, समझ लूँगा मुझे बुला रहे हो। बाबू को अंतर न पड़ता। उन्हें तेजी से सोचना पड़ा। वकालत को घर के हस्तक्षेप से बचाना है तो घर से कहीं अलग अपना निजी चैम्बर बनाना होगा। 80 का आरंभिक दशक और अपनी तो निकल पड़ी के संकेत देती उनकी वकालत। वे कचहरी से साइकिल फटफटाते लौट रहे थे। देखा बरही रोड पर दुकानें बन रही हैं। वे नित्य बरही रोड से होकर घर जाते थे, लेकिन दुकानों की ओर चित्त नहीं गया था। मस्तिष्क अपने काम की चीज़ें ढूंढ लेता है, इसीलिए दुकानें दिख गईं। उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरही रोड का उज्जवल भविष्य तजवीज कर दुकान के मालिक से एक दुकान किराए पर लेने का संकल्प कर लिया। बाबू डिपॉजिट के 2000 रुपये वहीं निकाल रहे थे। भुनेसर, एक तुम्हारे अलावा उन दुकानों को कोई न खरीदेगा न किराए पर लेगा। बस लारी मोटर आती जाती है, बाकी सुनसान रहता है। ले रहा हूँ कि शांति से कुछ काम करूँगा। बाबू, यहाँ तुम्हारा और अम्मा का बहुत दखल है। दुकान हस्तगत कर उन्होंने काठ की मेज और लोहे की कुर्सियों को वहाँ स्थापित कर लिया। आज बरही रोड न्यू मार्केट की चमक लिए चमचमा रही है। सड़क के दोनों ओर पूरी कतार में उन्नत चमचमाती दुकानें, एक अकेला उनका दफ्तर। वे खुद को सराहते हैं और अम्मा बाबूजी जब तक जीवित रहे सराहते रहे कि भुनेसर ने निकल पड़ी वकालत की आय का पहला निवेश करते हुए अपने चैम्बर वाली दुकान और ठीक बगल वाली दुकान को बाजार मूल्य से अधिक मूल्य देकर खरीद लिया था। दोनों दुकानों के बीच वाली दीवार नेस्ताबूद हुई और भारी आकार वाला दफ्तर परिष्कृत साज सज्जा के साथ सुसज्जित हुआ। नेस्ताबूद हुई दीवार के स्थान पर मोटे कांच के द्वार सहित मोटे कांच का पार्टीशन बनवाकर जो केबिन नुमा प्रकोष्ठ तैयार हुआ, वहाँ एसी की ठंडक में वे बैठते हैं। दूसरे भाग, जहाँ मौसम के अनुसार पंखे की गर्म और ठंडी हवा मयस्सर रहती है, में अर्दली चमन, हिंदी और अंग्रेजी के टाइपिस्ट, जूनियर प्रतीक्षारत मुवक्किल बैठते हैं। दफ्तर को 13 साल की बाल्यावस्था से सेवा दे रहा चमन अब 40 का अधेड़ है। लंबे सेवा काल में उसे मुखाग्र हो गया है कि कौन सी फाइल और कानून की किताब किस शेल्फ पर बरामद होगी।
दफ्तर के दैनिक सौंदर्यीकरण, चाय पान लाने, बिजली, टेलीफोन आदि का बिल जमा करने जैसी गतिविधियों में ये तमाम दिन सक्रिय रहता है। बजर की ध्वनि सुनते ही प्रतीक्षारत मुवक्किल को केबिन में भेजता है। उन्होंने बजर बजाया। चमन ने मुवक्किल को केबिन में भेजा। केबिन के दाखिल हुए मुवक्किल की नज़र आधुनिक लंबी मेज के अंतिम छोर पर रखे गुलदस्ते और पोस्ट कार्ड साइज प्लास्टिक फ्रेम में फ्रेम्ड विचार पर पड़ी। वो नितांत सूफियाना ढंग से पढ़ने लगा। ईश्वर को मत बताओ मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरी तकलीफ़ बहुत बड़ी है। तकलीफ़ को बताओ मेरा ईश्वर कितना बड़ा है। वाह, वकील साहब, इस विचार को पढ़कर मेरी घबराहट कम हो गई। छोटी घटनाओं पर आम तौर पर वे ध्यान नहीं देते हैं। बड़े उद्देश्य पर अडिग रहना है तो व्यर्थताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुलदस्ते और विचार की ओर अब तक उनका ध्यान नहीं गया था। मेज, फाइलों, किताबों, लैपटॉप, 2 लैंडलाइन टेलीफोन, पेन स्टैंड, पेपर वेट जैसी सामग्री के कारण बेतरतीब रहती है। गुलदस्ता और विचार बेतरतीबी में गुमशुदा से थे, लेकिन मुवक्किल के सूफियाना ढंग के कारण उन्हें देखना पड़ा कि सफ़ेद कागज़ पर सुंदर लाल बड़े अक्षरों में कविता की तरह कुछ 6 पंक्तियों में एक उत्तम विचार लिखा है। गुलदस्ते में प्लास्टिक के 2 बड़े पीले गुलाब खुसे पड़े हैं। उन्होंने मुवक्किल को बैठने का संकेत कर बजर बजाया। चमन तत्परता से केबिन में आया। जी साहब। ये सब किसने रखा चमन? एक लड़की रखती है, 2-3 दिन में इन्हें ले जाती है और दूसरा विचार और गमला दे जाती है। तुमने कभी बताया नहीं? पिछले महीने ही शुरू किया है। लड़की कह रही थी बरही रोड की कई दुकानों में विचार रखती है। मैंने कहा यहाँ भी रख दिया करो। मुफ्त में 200 रुपये महीना लेती है। तुमने बताया नहीं? जब आपसे चाय पान का पेमेंट लिया था इसका भी ले लिया था। मुझे लगा आप जानते होंगे। मुवक्किल किंचित चकित हुआ। वकील साहब, कोई काम करने से पहले चमन आपसे नहीं पूछता है? मामूली बातों के लिए नहीं पूछता है। वैसे अपने काम में इतना परफेक्ट है कि आधा वकील बन गया है। मामूली बातों पर वे आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कई बार विचार और गुलाबों की ओर गया। सुंदर लिखावट वाले सुंदर विचार और 2 प्यारे गुलाब। ईश्वर को मत बताओ मैं तकलीफ में हूँ। विचार मानो कह रहा था मानसिकता को दुरुस्त रखने के लिए अच्छे विचारों की ओर ध्यान देना चाहिए। कोई एक विचार आपके जीवन को खूबसूरत बना सकता है। वे मुस्कुरा दिए। लगा काम के दबाव में मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल याद नहीं पिछली बार कब मुस्कुराए थे। याद नहीं आज क्या खाया और स्वाद कैसा था। एकाएक लगने लगा कुछ बातें छोटी होती हैं पर उन्हें याद रखना अच्छा होता है, क्योंकि वे सीजन को सुचारू रखती हैं। पीले गुलाब कह रहे थे, सफलता के मद में आपने प्रकृति से जुड़ाव खत्म कर दिया है। हम प्लास्टिक पदार्थ से बने कृत्रिम कुसुम हैं। आपको सुगंध, समीर, संवेग नहीं दे सकते। आपके घर में जो खूब खुला बड़ा बगीचा है, किसी दिन ठहर कर देखिए। आपकी प्रकृति प्रेमी पत्नी ने गुलाबों की किस्में लगा रखी हैं। उन्हें ध्यान आया वे सुबह 9:30 और 10 के बीच दफ्तर के लिए निकलते हैं। पत्नी घरेलू काम रोककर उन्हें छोड़ने बगीचे में आती है। अक्सर नहीं, फिर भी अपनी सुरुचि की ओर उनका ध्यान खींचती है। आज ये बेबी पिंक रोज़ अच्छा खिला है। रंग इतना सुंदर है कि असली नहीं लगता। जल्दबाज नज़र पुष्प पर डालकर पूरी तरह प्रतिक्रिया विहीन रहते हुए वे चल देते हैं। विचार का असर था या प्लास्टिक गुलाबों का? दूसरे दिन उन्होंने बगीचे का अवलोकन किया। शुरुआती ठंड वाला मस्त मौसम, लाल और पीली गेंदी से भरपूर क्यारियाँ। पत्नी उत्सुक हुई। क्या देख रहे हो? तुमने अच्छे पौधे तैयार किए हैं। कुछ दिनों में पपीते पकेंगे, खिलाऊंगी। पपीता गुणकारी होता है। उन्हें लगा छोटी छोटी प्रशंसा कर वे आपसी रिश्तों को यांत्रिक होने से बचाए रख सकते हैं। पत्नी अधिक उत्सुक हो गई। न मौसम की खबर रखते हो, न माहौल की, न धूप का मज़ा लेते हो, न सुगंध का। कुछ देर सुबह की धूप में टहला करो। विटामिन डी बॉडी सेल्स को एक्टिव रखता है। नुस्खे को आजमाऊंगा। मेज पर नया विचार रखा था। बेहतरीन दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं। औसत दिमाग घटनाओं के बारे में और छोटी सोच वाले दिमाग लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने विचार को 2 बार पढ़ा, मुस्कुराए। इस हिसाब से वे बेहतरीन दिमाग हैं। जिस केस को अन्य अधिवक्ता होपलेस मान लेते हैं, उन्हें ऐसे केस लड़ने में खास मज़ा आता है। वे अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे केस जीत कर साबित करते हैं होपलेस कुछ नहीं होता।
लड़की अपने विचार पता नहीं कहाँ से लाती है। स्फुरण का सा बोध होता है, लेकिन मेज बहुत बेतरतीब है। बेतरतीबी में विचार अपना प्रभाव और पुष्प अपनी मनोहरता को पूरी तरह नहीं दर्शा पा रहे हैं। मेज की बेतरतीबी का एक अंश बनकर रह गए हैं। इस दफ्तर में संघर्ष, विवाद, झंझट, समस्याओं से जूझते डरे घबराए लोग आते हैं। ऐसे लोगों को ये विचार संभावनाशील बना सकते हैं कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा। विचार को उचित स्थान पर यूँ रखना होगा कि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। बजर बजाकर चमन को बुलाया। विचार और फ्लावर वास को इस तरह रखो कि सबकी नज़र पड़े। जी। लड़की मौसमी ताजे फूल ला सकती है क्या? उसने पूछा था। ताजे फूल का 700 रुपया महीना लेती है, इसलिए मैंने मना कर दिया। ये प्लास्टिक के नस्टर्शियम ठीक नहीं लग रहे हैं। ताजे फूल लाने के लिए कहो। लगे इस दफ्तर में भी मौसम बदलता है। वही मुवक्किल, किताबें, फाइलें, धारा, जज, कचहरी। चमन ने उन्हें मुकदमे के अलावा दूसरी बात करते कम देखा है। विचित्र भाव में बोला, जी। लड़की ताजे फूल रखने लगी। उसे प्लास्टिक फूल के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके पास कुछ गुलदस्ते हैं जिन्हें अदल बदल कर प्रतिष्ठानों में रखती है। फूल धूल दूसरे मटमैले हो जाते हैं, तब साबुन पानी से धोकर चमका देती है, जबकि प्राकृतिक पुष्पों के लिए सजगता रखनी पड़ती है। जीनिया, गेंदी, गेंदा, ग्लैडिली, रजनीगंधा, अंग्रेजी गुलाब जैसे अधिक दिनों तक ताज़ा रहने वाले पुष्पों का चुनाव करती है। सदाबहार, कैंडीटफ्स, कॉस्मॉस, पेंजी जैसे पुष्प माह में 1-2 बार ही रखती है। नमक मिश्रित पानी में रखकर भी इनकी ताजगी को लंबे समय तक बचाया नहीं जा सकता। वे दफ्तर आए तो गुलदस्ते में ताजे सफ़ेद सदाबहार छटा बिखेर रहे थे। उनके बगीचे में सदाबहार वर्ष भर फूलता है, लेकिन वे पहली बार जान रहे थे सदाबहार सफ़ेद हो या बैंगनी, स्पर्श लिए हुए गुलाबी हो, अपनी ताजगी के कारण मोहक लगता है। फूलों को निरखने के उपरांत विचार पढ़ा। उस व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियां अच्छी हैं जो अपने भीतर खुशी संभाल कर रखता है। विचार को उन्होंने 2 बार पढ़ा। लड़की कमाल के विचार ला रही है। प्रसन्नता जैसे प्राकृतिक आवेग को अपने भीतर संभाल कर रखने जैसी बात कभी जहन में आती नहीं। मुकदमा और मुकदमा व्यस्तता को सोचने नहीं देती। विचार उनके दैनिक क्रम का हिस्सा बन गए। दफ्तर आते ही सबसे पहले विचार पढ़ते थे। घर से बहुत खिन्न होकर दफ्तर आए हैं। गुलदस्ते में सजे रजनीगंधा के फूलों ने तबीयत कुछ ठीक की। विचार पढ़ा। आशा और आत्मविश्वास से हमारी भीतरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। उससे कार्य क्षमता 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। लगा लड़की ये विचार खास उनके लिए रख गई है। मानो जानती है वे खिन्न हैं और उन्हें इस विचार की आवश्यकता है, या कि लड़की उनकी दशा नहीं जानती है, लेकिन मस्तिष्क अपने काम की चीज़ें ढूंढ लेता है। उन्होंने विचार को खुद से जोड़कर देखा। विश्वेश्वर ने कल रात जो कुछ कहा वो उनकी कार्य क्षमता को खत्म कर देने जैसा है। विचार पढ़कर मानो एक आधार मिल रहा है कि आशा और आत्मविश्वास से भीतरी शक्तियों को जागृत किए रहना चाहिए। विश्वेश्वर के जन्म से वे अरमान लेकर चले हैं, उसे विरासत सौंपेंगे। विश्वेश्वर के स्कूल पास करते ही उन्होंने स्ट्रीम तय कर दी थी। विश्व, क्लैट का एंट्रेंस दो, तुम्हें मेरी वकालत संभालनी है। विश्वेश्वर उत्साहित था। हाँ पापा, मैं आपकी चेयर पर बैठूंगा। अपने चैम्बर के ऊपर तुम्हारे लिए शानदार चैम्बर बनवाऊंगा। विश्वेश्वर क्लैट में उत्तीर्ण नहीं हुआ। मोटा शुल्क देकर उन्होंने उसे पूना के विधि महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया। इन 5 वर्षों में जब भी विश्वेश्वर यहाँ आया, वे वकालत की तैयारी और प्रक्रिया समझाने के लिए उसे चैम्बर में बुला लेते। नहीं जानते थे वो काम में रुचि नहीं ले रहा है, बल्कि अरुचि से बढ़ता जा रहा है। अंतिम सेमेस्टर देकर इस सप्ताह यहाँ आया है। वे जैसे इस मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। विश्व, लोग पूछते हैं आपका बेटा प्रैक्टिस में कब आ रहा है? पापा, मैं वकालत नहीं कर सकूँगा। क्या हुआ? पापा, आप जानते हैं मुवक्किल अपराधी है, किलर है, लेकिन उसे बचाने के लिए आप तर्क ढूंढते हैं, कहानी बनाते हैं, किलर को रटाते हैं। जज के सामने क्या बोलना है? सच बिल्कुल नहीं बोलना है। मतलब? पापा, वकालत का मतलब यदि हत्यारे, बलात्कारी, दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने वालों को बचाना है तो मैं वकालत नहीं करना चाहता। तुम्हें वकालत के मायने समझाता हूँ। वकील सच या झूठ नहीं, पक्ष बोलता है। मैं जज से कहूँ मेरे मुवक्किल ने हत्या की है, इसे फांसी दीजिए, तो जज कहेंगे इस वकील को हटाकर मुवक्किल को दूसरे वकील की सुविधा दी जाए। कोर्ट में मुवक्किल को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है।
न्याय का आधार है 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निरपराध को सजा ना हो। समझे विश्वेश्वर बाबू? वकील की ड्यूटी है अपने मुवक्किल का बचाव करे, सजा देना न देना जज का विभाग है। वकील झूठे बयान और गवाह तैयार कर कोर्ट को भ्रम देते हैं, अपराधी को बचाते हैं। पापा, मुझसे ये नहीं होगा। लॉ क्यों किया? मुझे बेवकूफ़ समझते हो? सॉरी पापा, तुम्हें पूना की हवा लग गई है, तुम छोटे शहर में रहना नहीं चाहते। सॉरी पापा, तुम मुझे निराश कर रहे हो। सॉरी पापा। वकालत नहीं तो क्या करोगे? मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है, मुझे निराशा ही नहीं नफ़रत हो रही है। मैंने मेहनत से सरंजाम बनाया, तुम दूसरों की चाकरी करोगे? सॉरी पापा। वे पूरी रात तनाव में तड़पते रहे। निराशा और नफ़रत में नींद नहीं आई। पूरी तरह खिन्न होकर दफ्तर पहुँचे। विचार पढ़ा, दोबारा पढ़ा, एक बार फिर पढ़ा। लगने लगा विचार मानसिक स्थिरता दे रहा है। सोचना नहीं चाहते लेकिन सोच रहे हैं। जरूरी नहीं है विश्वेश्वर में वकालत करने की योग्यता और क्षमता हो। सफल पिता के पुत्र विफल होते पाए गए हैं। विश्वेश्वर को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगर वो तय करता है उसे क्या करना है तो ये उसका अधिकार और स्वतंत्रता है। उनकी कार्यक्षमता 2 और 3 गुना होगी या नहीं होगी, पर जब तक कार्यक्षमता है कार्य करेंगे। नहीं रहेगी तब आराम करते हुए मौसमों का आना जाना देखेंगे। छोटे छोटे सुख, छोटे छोटे लम्हों, छोटे छोटे बदलावों को महसूस करेंगे। बहुत अप्रत्याशित था, लेकिन वे भीतर से हल्के हो आए। उत्प्रेरण और स्फुरण। बजर बजाकर चमन को बुलाया। विचार वाली लड़की कब आती है? मैं 8 बजे दफ्तर खोलता हूँ, 8:30 और 9 बजे तक आती है। उससे मिलना चाहता हूँ। आप 10 बजे आते हैं, वो चली जाती है। कह देना मैं मिलना चाहता हूँ। लड़की जिस दिन बिल लेकर आती है, तमाम प्रतिष्ठानों से भुगतान लेते हुए उसे आम दिनों की अपेक्षा विलंब हो जाता है। उनके चैम्बर में 11 बजे आई। वो तेज़ आवाज़ में या ताली बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करती है। उसे छोटी पॉकेट साइज डायरी के पृष्ठ पर प्रतिष्ठान का नाम और भुगतान लिखकर पृष्ठ फाड़ा और जोर से पुकारा, चमन। चमन उसके समीप आया। सर तुमसे मिलना चाहते हैं। चमन को बिल देते हुए बोली, चलो मिल लेती हूँ। सर को यहीं बुला लाता हूँ। मैं चलती हूँ। कैसे चलोगी? जैसे सब जगह आती जाती हूँ। लड़की ट्राइसिकल से उतरने लगी। चमन उसे पहली बार ट्राइसिकल से उतरते देख रहा था। अब तक वो चमन को आवाज़ देती थी। चमन पुरानी सामग्री देकर उससे नई सामग्री ले लेता था। वो आगे बढ़ जाती। चमन जानता था लड़की अपंग है, पर इतनी अपंग है इस ओर ध्यान नहीं दिया था। आज देखा घुटनों से नीचे दोनों पैर नहीं हैं, जो हैं 2 ठूठ हैं। बोला, मदद करूं? नहीं। सर को बुलाता हूँ। नहीं, ऐसे ही चलती हूँ और खूब चलती हूँ। कमर और हाथों का करतब की तरह प्रयोग करते हुए लड़की ट्राइसिकल से उतरकर हाथों की सहायता से चलने लगी। नहीं, सरकने लगी। वो इसी तरह सरक कर आवश्यक दूरी तय करती है। लड़की जब मोटे कांच के द्वार से केबिन में आई तो वे कानून की किताब के किसी अनुच्छेद में दत्त थे। नमस्ते सर। वे इतने दत्त थे कि लड़की की तेज आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। चौंक कर देखा एक लड़की फ्लोर पर बैठी है। चमन ने सूचित किया, साहब यही विचार और फूल लाती है। अरे अरे रे, उन्हें कल्पना नहीं थी लड़की किस कदर अक्षम होगी। लड़की ने उनका अफसोस वाला भाव पकड़ लिया। सर मैं ऐसी ही हूँ और मुझे जीने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने लड़की को करुणा से देखा। अक्षमता को लेकर इसके चेहरे में अभाव या असुविधा का भाव सचमुच नहीं है। बोले, तुम अच्छा सोचती हो इसलिए तुम्हें दिक्कत नहीं होती। हाँ सर, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन लोग अक्सर आशा पर कम, निराशा पर अधिक सोचते हैं। जैसे अच्छा ना होता है ना कभी होगा। इतने अच्छे विचार कहाँ से लाती हो? किताबें खूब पढ़ती हूँ, कुछ अच्छा पढ़ती हूँ तो सोचने लगती हूँ। जो बड़े महान और विचारक लोग हुए हैं उन्होंने अपने अनुभव को विचार के रूप में बयान कर दिया होगा कि लोग पढ़ेंगे और पॉजिटिव सोचेंगे। मैं जब भी कुछ अच्छा पढ़ती हूँ लगता है दूसरे लोग भी पढ़ें। अच्छे विचार सकारात्मक भाव देते हैं, बल्कि कुछ विचार तो हमारी ज़िंदगी के इतने करीब होते हैं कि लगता है हमारे लिए खास लिखे गए हैं। आपने ध्यान दिया कि नहीं, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार रखा था। ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। एक ये मानना कि कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ये कि हर चीज़ चमत्कार है।
ये विचार मुझ पर लागू होता है। मैं अपना काम कर पाती हूँ, चमत्कार जैसा है। उन्होंने चमत्कार को उसी अक्षमता से जोड़ा। जन्म से ऐसी हो या? लड़की अपना व्यक्तिगत किसी को नहीं बताती कि जन्म से ऐसी नहीं थी। 15 साल पहले जब 7 या 8 साल की थी, जमीनी विवाद में मझले चाचा और उनके लड़कों ने अम्मा, बाबू, भाई उसे कुल्हाड़ी लाठी से मारा था। रक्त रंजित बाबू उसे और भाई को बोले, भागो यहाँ से। वो और भाई भागे। भाई का क्या हुआ नहीं जानती वो अस्पताल कैसे पहुंची। चेत आया तब उसके दोनों पैर काटे जा चुके थे। बोली, जैसी भी हूँ, चमत्कार की तरह हूँ। तुम हौसले वाली लड़की हो, लेकिन मैं नहीं सोच पाता कोई विचार और फूलों को अपनी आजीविका बना सकता है। मैं भी नहीं सोचती थी। आरोग्य धाम अस्पताल, जो एक निजी चिकित्सालय है, का नाम आपने सुना होगा। वहाँ के बड़े डॉक्टर, जो प्रमुख सर्जन हैं, डॉक्टर निराकार बड़गैया, उनके कहने पर मैंने ये काम शुरू किया। मैं डॉक्टर बड़गैया को जानता हूँ। तुम कैसे जानती हो? लड़की नहीं बताना चाहती कि वो ठीक नहीं जानती, लेकिन अस्पताल के लोग बताते हैं, उस आधार पर जानती है कि वो बदखर रोड पर अचेत पड़ी थी। डॉक्टर बड़गैया वहाँ से गुजर रहे थे। सड़क में 8-10 लोग जमा थे। चालक ने कार की गति धीमी की। शाम का धुंधलका था, फिर भी डॉक्टर बड़गैया को लगा रक्त रंजित गठरी सी पड़ी है। उन्होंने कार रुकवा कर लोगों से पूछा। पता चला एक बच्ची मरी पड़ी है। वे कार से उतर आए, जांच की। पाया अचेत बच्ची की देह रक्त और घाव से विभत्स हो गई है, लेकिन जिंदा है। वे उसे कार की पिछली सीट में डालकर अस्पताल लाए। अस्पताल के तत्कालीन हेड सर्जन डॉक्टर राम गोपाल बोले थे, लड़की कुछ घंटों की मेहमान है। तब डॉक्टर बड़गैया बोले, इसका तुरंत उपचार शुरू करना होगा। कुछ घंटों की मेहमान को जीवन मिला, लेकिन दोनों पैर खोने पड़े। मैं उसी अस्पताल में रहती हूँ। तुम्हारे पिताजी वहाँ काम करते हैं? लड़की नहीं बताना चाहती। अब अस्पताल ही उसका घर है। परिसर में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए एक कतार में जो 10 कमरे बने हैं, अंतिम कमरा उसे दिया गया है। कैंटीन में मुफ्त खाना मिल जाता है। शुरू में वो चुप रहती थी या रोती थी। चाचा लोग आकर उसे मार डालेंगे। डॉक्टर बड़गैया ने समझाया, यहाँ आकर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। खाली समय में किताबें पढ़ती हूँ। कोई विचार अच्छा लगता है, डायरी में लिख लेती हूँ, फिर कागज़ पर। ये तुम्हारी लिखावट है? हाँ, बड़े डॉक्टर साहब को मेरी हैंड राइटिंग बहुत पसंद है। मैंने अपने काम की शुरुआत बड़े डॉक्टर साहब की टेबल से की। अस्पताल का बगीचा बहुत बड़ा है। मैं 1-2 फूल तोड़कर उनकी टेबल पर रख देती थी। एक दिन फूल के साथ एक विचार लिखकर उनको दिया। वे खुश होकर बोले, इस विचार से मुझे दिन की शुरुआत करने में मदद मिलेगी। अच्छे विचार मरीजों के पास रखे जाएं तो उनका हौसला बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब ने बताया, विचारों को अच्छी लिखावट में सजा कर किस तरह डिस्प्ले करना है। मैं मरीजों के कमरे में, डॉक्टरों के क्वार्टर में विचार रखने लगी, फिर इस मार्केट में। मुझे भी लगने लगा है अच्छे विचार से दिन की शुरुआत करने में मदद मिलती है। शुरू में मेरे काम को लोग बेवकूफ़ी कहते थे। फिर मेरी हालत देख कुछ लोगों ने उदारता दिखाई कि लड़की भीख नहीं मांगना चाहती, कुछ काम करना चाहती है। यदि हर महीने 100-200 रुपए की मदद कर देंगे तो बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। मुझे दया या सहानुभूति अच्छी नहीं लगती, लेकिन सोचा काम की शुरुआत दया से हो रही है तो यही सही। शुरुआत के लिए सभी को संघर्ष करना पड़ता है। अब तो लोगों तक अच्छे विचार पहुंचाना मुझे अच्छा लगने लगा है। लगता है विचार नहीं पहुंचाऊंगी तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तुमने इतनी अच्छी बातें की, लेकिन नाम नहीं बताया। वे पूरी तरह करुण हैं। प्रोजेक्ट। नाम पूछ रहा हूँ? नाम ही बता रही हूँ। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं मैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह हूँ। वे मुझे प्रोजेक्ट कहने लगे, यही नाम हो गया। ऐसा नाम कभी नहीं सुना। लड़की नहीं बताना चाहती। प्रोजेक्ट नाम से पहले उसका एक अच्छा सा नाम, उपनाम, जाति, धर्म, परिवार, गांव था। वो स्वस्थ और किसी सीमा तक सामान्य हो गई थी। तब डॉक्टर बड़गैया ने उसके घर परिवार के बारे में जानना चाहा। वो बहुत डरी हुई थी। रोते हुए गांव का नाम बदखर और आप बीती बताई, लेकिन जाने से स्पष्टतः इनकार कर दिया। डॉक्टर बड़गैया बदखर न भेज दें, इस भय से अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे काम करने लगी। पूरे वार्ड में रेंग सरक कर देखती किस मरीज की ड्रिप समाप्त हो रही है। नर्स को बुला लाती। कुछ बड़ी हुई, माली के साथ पाइप से बगीचा सींचने लगी। डॉक्टर बड़गैया के कहने पर एक कंपाउंडर का पुत्र उसे पढ़ाने लगा। पास के विद्यालय से परीक्षा देते हुए उसने पुस्तकों से मित्रता कर ली। लोगों की संघर्ष गाथा पढ़कर संघर्ष से न घबराने का मानस बनाती।
हौसला कायम रखने के लिए अच्छे विचारों को डायरी में नोट कर लेती। जब जी घबराता विचारों को पढ़ती, खुद को सांत्वना देती कि उसके जीवन में डॉक्टर बड़गैया जैसे मसीहा आए, उपचार किया, पनाह दी, जीने का तरीका बताया। बदकर में उसके परिवार का पता लगवाया, वहाँ कुछ नहीं शेष जानकर उसके सिर पर वरद हस्त रखा। तुम हमारे पास रहोगी इस अस्पताल में। पहली बार भय मुक्त होकर वो अम्मा, बाबू और भाई के लिए रोई थी। उम्मीद थी मेरी तरह अम्मा, बाबू और भाई को भी बचाने वाला कोई मिल गया होगा और वे आधी अधूरी ही सही पर जिंदगी जी रहे होंगे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे परिवार को। देखना डॉक्टर साहब, चाचा लोग कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। डॉक्टर बड़गैया ने उसे सकारात्मक भाव दिया। नज़र वज़र कुछ नहीं होती, न किसी की नज़र बुरी होती है, न किसी का मुंह काला होता है। जीवन में दुख सुख आता रहता है। तुम हमारे पास रहोगी। अस्पताल के लिए तुम एक प्रोजेक्ट की तरह हो, हम तुम्हें प्रोजेक्ट कहेंगे। जब भी दिल घबराए कोई किताब पढ़ना, मेरे पास अच्छी किताबें हैं, ले लिया करो। डॉक्टर बड़गैया ने उसे किसी सीमा तक निर्भय कर दिया, लेकिन उसके भीतर का भय गया नहीं। वो अपनी पहचान, आप बीती, व्यक्तिगत बताना नहीं चाहती थी। उसके जीवन के सूत्र कहाँ से जुड़े हैं। वास्तविक नाम, उपनाम, जाति, धर्म, परिवार, गांव को भूलकर वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। जबकि वे असमंजस में हैं कि ऐसा नाम कभी नहीं सुना। लड़की थोड़ा अकबकाते हुए लेकिन जोर देकर बोली, यही मेरा नाम है। वे समझ गए लड़की व्यक्तिगत बताना नहीं चाहती। अच्छा काम कर रही हो, विचारों के माध्यम से लोगों को जीना सिखा रही हो। आप ऐसा मानते हैं, मुझे अच्छा लगा। चलती हूँ, कुछ दुकानों से पेमेंट लेना बाकी है। चमन ने द्वार खोल दिया। लड़की कुछ तेजी से सरकती हुई गई, मानो ठहरी रहेगी तो वो कोई ऐसा प्रश्न करेंगे जिसका जवाब वो बिल्कुल नहीं देगी। चैम्बर में सन्नाटा। वे सन्नाटे में सन्न से बैठे रहे, फिर काम में लग गए। अगले दिन दफ्तर आए, विचार पढ़ा, करुण हुए। लड़की शायद संदेश देना चाहती है, उसे किसी से शिकायत नहीं है। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ट्रकों के पीछे लिखे इस श्राप जैसे स्लोगन को उन्होंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज का विचार पढ़कर वे करुण हो गए। स्लोगन को श्राप से मुक्त कर लड़की ने एक आदर्श रूप दे दिया है। ना नज़र बुरी, ना मुंह काला। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक सकारात्मक कहानी, ना नज़र बुरी, ना मुंह काला। आशा है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।